Assalamualaikum, I'm Maina Gul and today we will learn about concurrency control. Before going through this lecture, I recommend you to revise the previous lecture, that is transaction, as this chapter is based on transactions. In this lecture, first we will see concurrency control, then need for concurrency control. After that, we will see some concurrency control protocols and deadlock handling. So, concurrency control. अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो हमने ट्रांजैक्शन की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जिनमें से आइसोलेशन एक प्रॉपर्टी है। तो जब भी हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, कंकरेंट एग्जीक्यूशन का मतलब है जब भी हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शन ऑन अ सेम टाइम ऑन अ सेम डेटा जब एग्जीक्यूट हो रही होती हैं तो उसे हम कहते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन। सो जब भी हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हमारी जो आइसोलेशन की प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारे डेटाबेस के अंदर इनकंसिस्टेंसी हो रही होती है। तो कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म और कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि जब भी हमारी कंकरेंट एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही हो तो हमारी जो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज हैं वो वायलेट ना हो, हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहे आफ्टर द कंकरेंट एग्जीक्यूशन। सो ओवरऑल कंकरेंसी कंट्रोल जो मैकेनिज्म है या प्रोटोकॉल्स हैं या पॉलिसी है, उसका गोल क्या है कि हमारी जो डेटाबेस है उसमें हाई डिग्री ऑफ कंकरेंसी अचीव हो, और हाई डिग्री ऑफ कंकरेंसी की वजह से हमारा जो डेटाबेस है उसकी जो परफॉर्मेंस जो है वो अपग्रेड होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। सो वाइल इंश्योरिंग के जितने भी शेड्यूल हैं वो कंकरेंट है और वो ट्रांजैक्शन की किसी प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करे, वी मच श्योर कि जो हमारे कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं वो सीरियलाइजेबल और रिकवरेबल शेड्यूल जो है जनरेट करें। अब यहाँ पे बात हो रही है सीरियलाइजेबल और रिकवरेबल। इफ़ यू रिमेंबर कि हम जब भी कंकरेंट एग्जीक्यूशन करते हैं, जिसे हम नॉन सीरियल शेड्यूल्स भी कह सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। जो हमारे सीरियल शेड्यूल होते हैं वो तो हमें पता है कि वो कंसिस्टेंट ही हैं, वी मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंट ही हैं, लेकिन जो हमारे नॉन सीरियल शेड्यूल्स होते हैं वो जो है इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। तो हमने चेक किया था कि अगर वो सीरियलाइजेबल हैं, रिकवरेबल हैं, तो उसके थ्रू हमने चेक किया था कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर सीरियलाइजेबल है मींस कि उसका कोई इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल है, इट मींस कि वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमारे जो सीरियल शेड्यूल होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो अगर हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल वो सीरियलाइजेबल है, इट मींस कि वो कंसिस्टेंट है। तो ओवरऑल हमारे जो कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल हैं वो यहाँ पर हमारे शेड्यूल्स को जो है सीरियलाइजेबल और रिकवरेबल बना रहे होते हैं। हमने वहाँ पीछे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम चेक कर रहे थे कि जो हमारे शेड्यूल्स हैं वो सीरियलाइजेबल हैं या नहीं है, रिकवरेबल हैं कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स के अंदर हम अपने शेड्यूल्स को सीरियलाइजेबल और रिकवरेबल बना रहे होते हैं। सो जब भी हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं तो हमारे जो डेटाबेस है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा रहा होता है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, उनमें से 3 प्रॉब्लम्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लॉस अपडेट प्रॉब्लम, अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम और अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। सो दीज आर सम प्रॉब्लम जो कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन की वजह से जनरेट हो रही होती है। लॉस अपडेट प्रॉब्लम, this problem occurs when multiple transactions execute concurrently and updates from one or more transaction get lost. अच्छा, लॉस अपडेट प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि जब हमारी मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं कंकरेंटली, तो समटाइम्स क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन की जो अपडेट है वो कोई दूसरी ट्रांजैक्शन क्या करे, उसे ओवरराइड करे।
तो जिसकी वजह से जो हमारी प्रीवियसली जो ट्रांजैक्शन है वो डेटाबेस में कुछ अपडेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ओवरराइट कर लेता, कोई दूसरा यूजर उसे क्या करता है, ओवरराइट कर लेता है। सो लेट्स सी एन एग्जांपल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, T1 और T2। यू कैन सी कि हमारा जो T2 ट्रांजैक्शन है वो पहले स्टार्ट हुआ है, और जो ट्रांजैक्शन T1 है वो कुछ टाइम बाद जो है बिगिन हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही T2 ट्रांजैक्शन बिगिन हुई है, वो क्या करिए, रीड करिए बैलेंस एक्स। यहाँ पर वो क्या रीड करिए, हमारे पास जो एक्स है, ठीक है, उसको एक्स हमारा एक डेटा है जिसकी कोई वैल्यू है इन अ डेटाबेस, वो रीड करिए बैलेंस एक्स, तो वो हमारी क्या लेकर आ रही है, 100 वैल्यू लेकर आ रही है। ठीक है, जब उसने रीड बैलेंस एक्स किया तो उसने क्या रीड किया, 100 रीड किया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, वो अपडेट करिए उसमें 100, मीन्स कि जो भी बैलेंस है उसमें प्लस कर रहा है 100, हमारी T2 ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जब बैलेंस के अंदर वो अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पर अब हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 हमारा प्रीवियसली है, 100 ये क्या कर रहा है, इसमें ऐड कर रहा है, तो हमारी 200 हो जाएगी। ऑन द सेम टाइम जो है हमारी जो T1 ट्रांजेक्शन है वो रीड करिए। अच्छा, अभी करंटली जो हमारी शेयर्ड मेमोरी के अंदर बैलेंस एक्स जो है वो कितना है, 100 है। तो ये क्या रीड करेगी, ये 100 करेगी। अभी इसने बैलेंस एक्स के अंदर 100 जो अपडेट वो कर रहा है, अभी उसने राइट नहीं किया है। जब ये राइट करेगा तो ये लोकल बफर को क्या करेगा, अपडेट करेगा, और जब ये कमिट करेगा तब ये डेटाबेस में जाकर जो है चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी उसने क्या किया, बैलेंस एक्स में 100 अपडेट किया। जब वो राइट कर रहा है उसी वक्त वो क्या कह रहा है, अच्छा इसने ये रीड कर लिया, इसने क्या रीड किया था, तो इसको बैलेंस एक्स में क्या वैल्यू मिली, 100। अब ये 100 में से -10 कर रहा है, अब बैलेंस एक्स में यहाँ पर क्या आ गया, T1 में 90, जबकि ये राइट कर रहा है इनटू अ लोकल मेमोरी, तो इसने क्या किया, अपडेट कर दिया। तो हमारी अभी जो बैलेंस एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 200 आ गई। नाउ T5 क्या कर रहा है, वो राइट कर रहा है इन अ लोकल बफर, और जबकि ये क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है। अब जब ये कमिट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, डेटाबेस में जाकर जो भी हमारी लोकल मेमोरी के अंदर बैलेंस एक्स पड़ा हुआ है वो वहां जाके राइट कर रहा है। ठीक है, अभी इसने जैसे ही राइट किया तो हमारी लोकल बफर के अंदर क्या आ गई, वैल्यू 90 आ गई। इसने कमिट किया, इसने राइट किया बैलेंस एक्स 200, अब इसने कमिट कर दिया। अब इसने जैसे ही कमिट किया तो हमारे डीबी के अंदर चेंजिंग आ गई, और वो क्या आई, इसने जो भी हमारे पास लोकल बफर में वैल्यू पड़ी थी, इसने वहां जाके क्या कर दी, कमिट कर दी, अपडेट कर दी। अब जैसे ही हमारी लास्ट कमिट हो रही है, तो वो लास्ट कमिट हमारी कौन से राइट पर हो रही है, दिस वन। जो हमारा लास्ट राइट है वो क्या लिख रहा है, वो हमारा जो शेयर्ड मेमोरी में अपडेट कर रहा है वो 90 वैल्यू अपडेट कर रहा है। तो जैसे ही वो कमिट करेगा तो डीबी में जाके क्या अपडेट हो जाएगा, 90 अपडेट हो जाएगा। अब हमारे डेटाबेस में क्या पड़ा है, 90। जबकि अगर हम ये देखें, T2 ने जो हमारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म की थी 100 प्लस किया था, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटाबेस के अंदर 190 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यू कैन सी जो हमारा आखिरी वाला राइट है वो डेटाबेस में क्या अपडेट कर रहा है, 90 अपडेट कर रहा है। तो ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है ये ओवरराइड हो गई ड्यू टू T1 ट्रांजैक्शन। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर अगर आप देखें, ये राइट कर रहा है बिफोर एनी रीड। जब भी हमारी दो ट्रांजैक्शन में राइट परफॉर्म हो रहा होता है विदाउट एनी रीड ऑपरेशन बिटवीन देम, तो वहां पर हमारी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम जनरेट होती है। इसे हम कहते हैं राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों राइट के बीच में कोई रीड नहीं है। ठीक है, तो इसने प्रीवियसली जो रीड किया हुआ था वो ओल्ड जो बैलेंस एक्स था वो रीड किया हुआ था। अब इसने जब अपडेट किया, इसने ऑलरेडी वो रीड किया हुआ था, उसी रीडिंग पर इसने क्या किया, राइट परफॉर्म किया। और ये क्या कर रहा है, इसके कमिट करने के बाद ये कमिट कर रहा है। इट मींस कि जो हमारा लास्ट वाला राइट है वो क्या कर रहा है, वो 90 वैल्यू लेकर आया है, और वो 90 वैल्यू को क्या कर रहा है, डेटाबेस के अंदर अपडेट कर रहा है, कमिट कर रहा है। तो अब हमारे डेटाबेस के अंदर क्या वैल्यू होगी, 90। So this is loss update problem. Uncommitted dependency problems occur when one transaction can see intermediate results of another transaction before it has committed.
अब समटाइम्स क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन कुछ फंक्शन या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रही होती है, इतने में दूसरी ट्रांजेक्शन उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को यूज करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके डेटाबेस में चेंज कर देती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी पहली वाली ट्रांजेक्शन है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, कुछ टाइम बाद अगर वो फेल हो जाती है या वी कैन से कि अगर वो रोल बैक हो जाती है, तो जो हमारी ट्रांजेक्शन T2 थी जिसने उसकी इंटरमीडिएट रिजल्ट उठा के जिसमें उसने डेटाबेस में चेंज परफॉर्म किया है, तो वो क्या लेकर आता है, हमारे डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में लेकर आता है। इसको हम डर्टी रीड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम हमारी ट्रांजैक्शन कोई अनकमिटेड रिजल्ट को जो है रीड करे और उस पर कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो उसे हम डर्टी रीड कहते हैं। सो सी एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, एक T1 है और एक T2 है। T1 ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हम रीड करें ए को, कोई वैल्यू रीड की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, तो ये रीड करके लेकर आ रहा है ए इज इक्वल टू 10 और उसको कुछ राइट परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसने राइट किया ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल उसमें 100 प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गए, 110 हो गई ए की वैल्यू, ठीक है। इतने में हमारे पास ट्रांजेक्शन T2 आ रही है और वो क्या कर रही है, रीड करिए ए को। जब ये रीड करिए ए को, तो अभी हमारे पास जो T1 ट्रांजेक्शन है राइट किया है, तो ए की वैल्यू क्या है, 110, जो कि लोकली बफर में अभी मौजूद है। अभी उसने कमिट नहीं किया, जब वो कमिट करेगा तो वो डेटाबेस में अपडेट होगा, ठीक है। तो इसने अभी ये राइट किया है, तो ट्रांजेक्शन T2 आई और उसने रीड किया ए को, इसको 110 मिला। इसने उस पर कुछ फंक्शन परफॉर्म किया, फॉर एग्जाम्पल इसने उसमें 200 और प्लस कर दिया, तो 110 से ये हो गए हमारे 310। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है। जब ये कमिट कर देगा तो डेटाबेस के अंदर ए की वैल्यू क्या चली जाएगी, 320। तो इसने क्या किया, इसने 200 एडिशन की है, 200 उसमें प्लस किया। लेकिन बिफोर दैट T1 ने जो है, T1 ट्रांजेक्शन ने जो है ए के अंदर 100 प्लस किया था। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जैसे ही इसके पास जो है हमारी ट्रांजेक्शन T1 के पास हमारा कंट्रोल बैक आ जाता है, तो ये जो है यहाँ पर फेल हो रही है ट्रांजेक्शन, या फॉर एग्जांपल रोल बैक हो रही है। तो जो भी ट्रांजेक्शन ए ने जो भी चेंज परफॉर्म किया था वो क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। इसने क्या किया था, ए के अंदर 100 प्लस किया था, तो वो रोल बैक हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन T2 है वो हमारी कमिट हो गई है, तो क्या ये रोल बैक होगी, नो, ये रोल बैक नहीं होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कहते हैं अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम और डर्टी रीड प्रॉब्लम। अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि जब भी हम डेटा को बार बार रीड करें तो उसमें जो उसकी वैल्यू है वो रिपीट ना हो, चेंज आए। This problem occur when a transaction gets to read unrepeated, that is different values of the same variable in its different read operation, even when it has not updated its value. तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो एक बार जब वैल्यू रीड करिए किसी डेटा आइटम की, तो उसे एक वैल्यू मिल रही है, और समटाइम्स के बाद जब वो डेटा आइटम को रीड कर रहा है तो उसको एक की वैल्यू या डेटा आइटम की वैल्यू कुछ और मिल रही है, जबकि उसने उस पर कोई भी अपडेट परफॉर्म नहीं किया। तो इसे कहते हैं अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। Here we have two transaction T1 और T2। यहाँ पर आप देखें कि हम क्या जो ट्रांजेक्शन T1 है वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है डेटा आइटम X। फॉर एग्जाम्पल X की वैल्यू जो है हमारे पास 100 है। ट्रांजेक्शन T2 हमारे पास आता है, कंट्रोल ट्रांजेक्शन T2 के पास जाता है, तो वो जो है रीड कर रहा है, तो इसे हमारे पास X की वैल्यू क्या मिल रही है, 100 मिल रही है। आफ्टर समटाइम्स जो हमारी ट्रांजेक्शन T1 है, कंट्रोल इसकी तरफ अगर स्विच होता है और वो राइट कर रही है X पर, तो उसने फॉर एग्जांपल X की वैल्यू 100 थी, उसने उसमें प्लस किया 100, तो अब राइट कर दिया 200। अब X की वैल्यू क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। तो हमारी ट्रांजेक्शन T2 जब अगेन रीड कर रही है हमारी X को, तो अब उसे क्या मिल रहा है, 200 मिल रहा है। पहले हमारे पास जो प्रीवियस रीड था उसमें उसको क्या मिला, 100। देन अगेन जब उसने रीड किया तो उसको क्या मिला, 200। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर रीड में आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम आती है। अगर मैं इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल अगर इसमें मैं फिट करूं, तो समटाइम्स जब भी हम रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे होते हैं, तो ऐसा होता है कि हम
फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई एक टिकट जो है एक रिजर्व की, एक सीट रिजर्व की है, और कोई दूसरा यूजर भी सेम टिकट जो है रिजर्व कर रहा है, और मेरी जो है रिजर्वेशन से पहले, मेरी राइटिंग से पहले जो है अगर वहां से जो है उसने कोई बुक कर ली है सीट, और उसकी रिजर्व हो गई है सीट, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो है अगेन जब मैं राइट की तरफ जाऊंगी तो वो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने सीट कोई एक बुक कर रही हूँ, तो वो पहले फर्स्ट सीट अवेलेबल थी, सीट 1 थी, लेकिन जैसे ही किसी और ने वो पहले ही राइट कर ली है, तो अब मेरे पास सीट क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं, कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं या इस एप्लीकेशन के अंदर, तो ये एप्लीकेशन, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन मेक श्योर करती है कि जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो पेज हमारा क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, और जो हमारी एग्जीक्यूशन है, वो हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट ही रहे। ऐसा ना हो कि एक बंदा जो है एक ही सीट जो है मल्टीपल यूजर जो है रिजर्व कर सके। सो these are the some problems that can be caused by concurrent execution. So let's see some concurrency control protocols.